आने में बड़ी एनर्जी लगती है, और यहाँ जो आप लोग अपना काम छोड़कर आए उसमें भी एनर्जी लगती है, तो कम से कम उसका सदुपयोग हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एक तो ये चीज़। दूसरी बात यह है कि बामसेब के किसी भी कार्यक्रम में मैं पहली बार वेस्ट बंगाल आया हूँ। तकरीबन मैं 24-25 साल से इस मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन बंगाल में आने का ये पहला मौका है। और जब मैं यहाँ मौका है तो मैं यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा, जाना, समझा, तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि वास्तव में बंगाल के जो लोग हैं उन्होंने इतिहास के हर दौर से निकले हैं। मतलब वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, इन जो वैल्यूज़ के जो जनक हैं उसको प्रोटेक्ट भी किया। उनका मोमेंट में भी यहाँ के लोग रहे। एक मैंने ये देखा, मोनार्की देखी, अनार्की देखी, और फिर बाद में भी डेमोक्रेसी भी देखी, और इसमें बहुत बड़ा यहाँ के लोगों का रोल रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि एक समय ऐसा आया जो आज का दौर चल रहा है, जिसमें हम बहुत फिक्रमंद हो रहे हैं कि यार अगर ये मोदी जी ऐसे ही करते रहे, आरएसएस ऐसे ही करते रहे, तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इतिहास में अगर हम 700 एडी से जस्ट के आसपास देखते हैं तो पूरे नॉर्थ रीजन में एक अनार्की आ गई थी, और वो लंबे समय तक रही, करीबन 100-150 साल तक रही वो। और अनार्की में क्या होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आदमी जो ताकतवर होता है वो दूसरों को रूल करता है। यही के वो लोग थे जिन्होंने पाल डायनेस्टी बनाई, और वो पाल डायनेस्टी जो बनी तो दोबारा से लगा कि भारत में लोकतंत्र है। ना सिर्फ ये लगा कि भारत में लोकतंत्र है, बल्कि ये लगा कि भारत में बुद्धिज्म है। ना ये लगा कि बुद्धिज्म है, बल्कि ये लगा कि भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की जो वैल्यूज है वो कल्चराइज हो गई। जितने भी यूनिवर्सिटीज पुरानी थी, चाहे वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो नालंदा यूनिवर्सिटी हो, उसको एक तरीके से रिनोवेशन का काम बहुत बड़े पैमाने पर तो हुआ ही हुआ, बल्कि और भी मेरे ख्याल से बड़े बड़े बुद्धिज्म के केंद्र बनाए गए। क्या बोलते हो सर, महाजनपद, 16 महाजनपद इस ढंग के भी बनाए गए। और ये जो पाल डायनेस्टी है, ये एक तरीके से दोबारा से भारत के बहुत बड़े भूभाग में डेमोक्रेसी को सेव कर पाई, उसे बचा पाई। और ये मैं देखता हूँ, जब मैं देख रहा था तो ये करीबन 756 एडी से लेकर 1160 तक एक लंबे पीरियड तक वो उन्होंने रूल किया है यहाँ पर। मैं ये देखता हूँ कि जब भी भले ही बुद्धिज्म को जब हम कैडर कैंप में पढ़ाते हैं तो हम ये बताते हैं कि भाई 184 BC में जो आखिरी राजा था मौर्य वंश का, उसकी डेथ हुई, और पुष्यमित्र सूर्य के बाद बुद्धिज्म विलुप्त हुआ। लेकिन मैं ये हमेशा देखता हूँ कि ये जो वैल्यूज हैं ये भारत के लोगों में हमेशा मौजूद है। जब भी वक्त आया तो वो वैल्यूज ने दिखाया कि नहीं भाई अभी वो जिंदा है, लोगों में मरी नहीं। हम जब भारत के संविधान की बात करते हैं, कितना खत्म हुआ कितना नहीं है, ये जब हम देखते हैं तो वो जो वैल्यूज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसमें डाली, आप उससे तुलना कीजिए कि कितना इम्प्लीमेंट हुआ, कितना नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, और हुआ है तो क्यों हुआ है। तो मेरे से पहले दास साहब ने बताया विस्तार से कि वो बंगाल के ही लोग थे जो आज भारत का संविधान आप जो देख रहे हैं, जिसे हम महान बता रहे हैं, जिसे दुनिया वाले महान बता रहे हैं, वो वैसा ना लिखा होता अगर ये बंगाल के आप जैसे साथी ना होते। ये बहुत बड़ा श्रेय जाता है बंगाल के उन बुजुर्गों को जिन्होंने वक्त को पहचाना, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये दो गुरु जी हैं, हरिचंद ठाकुर जी, गुरुचंद ठाकुर जी और योगेंद्र मंडल जी जैसी शख्सियत हुई। अब सवाल यह है कि मुझे लगता है कि जब मैं बामसेब में आया, मैं आपको बताऊं, और मैंने काम करना शुरू किया, तो मुझे ये लगा कि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, डॉक्टर बाबा साहब ने लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। तो वो भी इन्फॉर्मेशन जो महाराष्ट्र में बहुजनों का मूवमेंट चला, महाराष्ट्र को कहते हैं ना कि वो क्रांति प्रतिक्रांति की धरती रही है। मतलब भले आरएसएस आज बोलती हो कि भाई
आरएसएस का मतलब जन्म जो है वो 1925 में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ और हेड मुस्लिम के आधार पर हुआ। लेकिन मुस्लिम तो कभी भी वहाँ बहुत प्रभावशाली रहे ही नहीं। वहाँ जो अगर आंदोलन रहा तो वो साहू जी महाराज का, फूले साहब का, शिवाजी महाराज का, मतलब वो ब्राह्मणिकल एंड नॉन ब्राह्मणिकल के बीच में संघर्ष हुआ। ये जो नॉन ब्राह्मणिकल लोग थे वो अपने फोल्ड में आ सके, इसीलिए उन्होंने हेड मुस्लिम जो है आइडियोलॉजी को अख्तियार किया और आरएसएस का गठन 1925 में हुआ। मैं अभी देख रहा था यहाँ पर, मैं जब गुरुचरण ठाकुर जी को देख रहा था, इनके हिस्ट्री देख रहा था अभी मोबाइल में यहीं पे ही, तो मैं आश्चर्यचकित रहा कि गुजरात के ब्राह्मण जब लोगों को अपने फोल्ड में लाने के लिए फूले साहब का जो मूवमेंट चला, वो क्या था, सत्य शोधक समाज का जो मूवमेंट चला, सत्य शोधक समाज का जो मूवमेंट चला, उसको काउंटर करने के लिए ब्राह्मणों ने आर्य समाज की स्थापना की। लेकिन ये कोइंसिडेंट देखिए, राष्ट्रपिता फूले 1872 में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज का आंदोलन चलाते हैं और यहाँ पर 1872 में गुरुजी नमो शूद्राय का आंदोलन चलाते हैं। ये कोइंसिडेंट देखिए आप। तो मैं हमेशा ही देखता हूँ कि जब ये मैं सोच रहा था कि ये हमारे यहाँ पर ये इतनी लेट क्यों पहुँचे, हम तक ये इन्फॉर्मेशन लेट क्यों पहुँचे, इसका कारण क्या हुआ। अगर ये पहले पहुँचती तो शायद स्थिति कुछ और होती। तो ध्यान में आया कि अगर बामसेब का मूवमेंट ना होता, बल्कि बामसेब का मूवमेंट नहीं, अगर ये मान्यवर काशीराम का बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट ना होता तो शायद ये हमारे तक नहीं आता। मैंने काम किया, शुरू किया 1998 में बामसेब में, और हमको ड्यूटी मिली बामसेब की तरफ से कि भैया आप इसको नया जो उत्तराखंड स्टेट बना वो 2 साल के बाद बना, 2000 में बना। तो हमको एक जिम्मेदारी थी कि इस क्षेत्र में हमको बामसेब को खड़ा करना, और उत्तराखंड जो है वो 13 जिले उसमें हैं। बंगाल में कितने हैं? 23 जिले। बंगाल में कितने जिले हैं? 23 है मेरे ख्याल से। हमारे यहाँ पर 13 जिले ही है। मैं जब उन जिलों में गया तो मेरी स्थिति वही थी जो 97 से पहले हमको कुछ भी नहीं पता था अम्बेडकरिज्म के बारे में, बहुत ज़्यादा नहीं पता था। तो वहाँ पहाड़ों में ऐसी स्थिति थी, मेरे सामने ये चैलेंज हुआ कि भाई इसको हम पहाड़ी एरियो में कैसे लेकर जाए। इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो खड़ा करना, स्ट्रक्चर ही नहीं खड़ा करना बल्कि आइडियोलॉजी जो पेनिट्रेट करती है उसको कैसे हमको खड़ा करना है। मैं आपको ये बता दूं कि शिकायतें तो हमें एक दूसरे से बहुत सारी हो सकती है, भाई बंगाल के लोगों ने ये नहीं किया, बंगाल के लोगों ने वो नहीं किया, ये शिकायतें हो सकती हैं। सवाल ये है कि वो कैसा हो पाएगी, उसके ऊपर मेरे ख्याल से ज़्यादा जोर रख देते हैं। तो मैंने ये देखा कि अगर आप लोगों के पास जाए और लोगों को ये बताए कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने ये किया था, आप ये किताब पढ़ लीजिए, या हम एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इसके लिए पैसा दे दीजिए, ये कुछ तो भी कह के मांगेंगे ना लोगों के पास जब जाओगे आप। तो कोई भी लोग पहला आपको एक अलग नज़र से देखते हैं, वो आपको एकदम से आपका फेथ नहीं करते, आपको डाउटफुल कंडीशन में रखते हैं वो। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर या हमारे बहुत सारे फोर फादर्स के नाम पर लोगों ने समाज में से पैसे लिए और उनको लगता है समाज के लोगों को उन्होंने वैसा काम ही नहीं किया। मैंने प्रैक्टिकली ये महसूस किया सर कि आप अगर महापुरुषों की जयंती या उनकी निर्वाण दिवस को अगर मनाते हैं और उसके मौके पर आप उनके जीवन संघर्ष को लोगों को बताते हैं और वो जीवन संघर्ष कैसा था वैसा आप करते हुए जीते हुए महसूस होते हैं उन्हें, तो फिर वो आपको साथ देते हैं। मतलब लोगों को पहले ये लगना चाहिए कि भाई हमें क्यों जुड़ना चाहिए। अब मुझे लगता है कि अगर बंगाल के सभी साथी जितने आप बैठे हुए हैं, अगर ये आप सीरियसली करते हैं, जितने भी हमारे यहाँ महापुरुष हैं, इनके जीवन इतिहास को जानिए, इनके जीवन संघर्ष को पढ़िए, इनके जन्मदिन पर, इनके निर्वाण दिवस पर छोटा छोटा कार्यक्रम करिए, 5-5, 10-10 लोगों के साथ करिए, गली मोहल्ले में करिए। और अगर आप ये करते हैं तो वो जो जागृति है
वो जागृति एक आंदोलन में तब्दील होने में बहुत समय नहीं लगता। मैं आपको ये बताता हूँ। आप इसका उदाहरण बाम से तो समझ सकते हैं। 1978 में एक ऑर्गेनाइजेशन का पहला अधिवेशन होता है बोट क्लब नई दिल्ली पर, बर्थ ऑफ बाम से। वो क्या काम करते हैं? सोशल अवेकनिंग का काम करते हैं। वो सोशल अवेकनिंग करते हुए 4 साल भी नहीं होते कि लोगों को लगता है कि हमको एजुकेशन करना चाहिए अपने छोटे छोटे राइट्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए, अपने ह्यूमन राइट्स के लिए। हमको लोकल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमारे ऊपर जो अट्रॉसिटीज होती है उसके प्रतिकार के लिए हमको खड़ा होना चाहिए। और क्या बनती है? DS4। क्या बनता है? DS4 1982। DS4 चले हुए 2 साल भी नहीं होते, 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनती है। 1990 में वो नेशनल पार्टी बन जाती है। ये कमाल कैसे हुआ ये बताओ। इसको आप समझिए। बाबा साहब जब डॉक्टर अम्बेडकर जब हमारे बीच से गए 1956 को, तो मैं ये मान कर चलते हैं आज हम एक मिनट की एग्जांपल दे रहा हूँ कि बाबा साहब के जो साथ में लोग थे या बाबा साहब के जो अनुयायी लोग थे वो सच्चे और अच्छे लोग थे। अगर वो सच्चे और अच्छे लोग थे तो वो 2 विचारों के साथ गए बाबा साहब के जाने के बाद। एक इस विचार के साथ गए कि भारत जब तक बौद्धमय नहीं होगा तब तक हमारा उद्धार नहीं, और दूसरे इस विचार के साथ गए कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। यही हुआ ना। और हम मानते हैं कि वो दोनों लायक लोग थे, बाबा साहब के स्वयं के तैयार किए हुए लोग थे। तब भी हम देखते हैं कि 1970 के दशक तक आते आते हुआ क्या, हम दोनों एरिया में हम बढ़े या कम हुए? राजनीतिक ताकत जो हमारी 1956 में थी वो 70 में कम हुई या ज्यादा हुई? रिलीजियस एरिया में जहां हम 1956 में खड़े थे धर्म की ताकत के तौर पर, वहां 70 में वो ताकत कम हुई या ज्यादा हुई? आपको कुछ आइडिया है थोड़ा बहुत? मैं कहना ये चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब 1956 में हमारे साथ थे, हमारे पास में थे, तो जो हमारी धार्मिक ताकत और राजनीतिक ताकत थी, उनके जाने के बाद 1970 में अगर हम उसे देखते हैं वो ताकत कम हुई या ज्यादा हुई? 1970 में बढ़ी। 1970 में कम हुई या ज्यादा हुई? 56 में ताकत ज्यादा थी या 70 में ताकत ज्यादा थी? राजनीतिक ताकत बढ़ी, कम हुआ। देखिए आप ये समझिए, 2 चीज धर्म और राजनीति। ज्यादा हुआ? कौन सी ज्यादा हुआ? इसको ठीक से समझिए कि 1956 में जहां हमारी ताकत जितनी थी, RBI शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से बाबा साहब ने जो दखलंदाजी की वो ताकत ज्यादा थी। उनके जाने के बाद जो RBI बनी वो RBI 1970 तक आते आते 11 भागों में टूट गई। 11 भाग हो गई, कमजोर हो गया। हमारी राजनीतिक ताकत 0 की तरफ चली गई। बुद्धिज्म का काम जो 14 अक्टूबर 1956 और 15 अक्टूबर 1956 को, इन 2 दिन में ही 10 लाख लोगों से ज्यादा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ये बौद्ध धर्म का जो काम है ये पूरे महाराष्ट्र से सिमट कर कुछ सिलेक्टेड जिलों में रह गया, 1970 तक आते आते वामसेप के निर्माताओं ने जब इसको महसूस किया ये क्यों हुआ, क्योंकि उन लोगों को हम खराब नहीं बता रहे, उन लोगों को हम लायक लोग ही बता रहे, और लायक लोगों के होते हुए रहते हुए ये हुआ। तो ये सोचने का मामला है। इसको लिया चैलेंज के तौर पर वामसेप के निर्माताओं ने, और उन्होंने इस बात को पाया कि हमें 2 चीजें पकड़नी चाहिए। जो बाबा साहब के जीवन के आखिरी दिनों को उन्होंने एनालाइज किया, और हूवर सुद्रा किताब का जो अभी धम्मी साहब ने जिक्र किया इधर, वो उन्होंने डेडिकेट की राष्ट्रपिता फूले को। उस किताब के पहले पन्ने पर लिखा, मेरे 3 गुरु हैं, कौन? तथागत गौतम बुद्धा, संत कबीर और राष्ट्रपिता फूले, इसका जिक्र करते हुए। और वो किताब को आप पढ़ते तो समझ में आता है कि बाबा साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अदर बैकवर्ड क्लास कौन है। इसका मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं OBC कौन है। ये किताब लिखकर उन्होंने इंडिकेशन दिया जब भारत छोड़ो आंदोलन का मूवमेंट शुरू हुआ कि सिर्फ SC और ST के दम पर हम अपने बलबूते पर सरकार भारत में नहीं बना सकते। इसके लिए अदर बैकवर्ड क्लासेस का जानना और साथ में आना कितना जरूरी है,
ये बात बाबा साहब के लास्ट के टाइम को जब देखते हैं तो समझ में आती है। जब बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला तो आर्टिकल 340 अदर बैकवर्ड क्लास के आइडेंटिफाई करने के लिए कमीशन को नियुक्त होना चाहिए, इसकी बात करती है आर्टिकल 340। बाबा साहब ने आर्टिकल 340 पहले लिखा, जो शेड्यूल कास्ट के लिए आर्टिकल 341 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए आर्टिकल 342 है, ये बात लिखा। वामसिप के निर्माताओं को समझ में आया अदर बैकवर्ड क्लास को भी लेना चाहिए, एससी को भी लेना चाहिए, एसटी को भी लेना चाहिए। और बाबा साहब के जाने के बाद 2 एरिया में काम हुआ, राजनीतिक एरिया में लोगों ने काम किया, धर्म के एरिया में लोगों ने काम किया, लेकिन सामाजिक जागृति के एरिया में दोनों में से किसी ने काम नहीं किया। सोशल अवेकनिंग नहीं होने की वजह से पॉलिटिकली भी हम वीक हुए और रिलीजियसली भी हम वीक हुए। तो ये दुनिया में जो एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, सार्वजनिक सिद्धांत है कि दुनिया में सामाजिक क्रांति के बाद ही राजनीतिक और धार्मिक क्रांतियां सफल होती है, ये अपने आप को प्रूफ होता है। दूसरा प्रूफ मैंने बता ही दिया कि 78 में हम सोशल अवेकनिंग का काम शुरू करते हैं और हमारी राजनीतिक ताकत ही बढ़ी, हमारी रिलीजियस ताकत ही बढ़ी, हमारे एजुकेशन भी इस देश में बढ़े। ये सब कुछ हुआ तो सोशल अवेकनिंग की वजह से हुआ। यहाँ बंगाल में भी ये सोशल अवेकनिंग पहली कंडीशन है। आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले जिस ढंग से, जितनी श्रद्धा के भाव से आप दुर्गा पूजा में सम्मिलित होते हैं, मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा श्रद्धा भाव से, क्योंकि उसमें सिर्फ आपका कल्याण होगा। लेकिन अगर ये आप ये सोशल अवेकनिंग का काम करेंगे तो इसमें आपके बच्चों का कल्याण होगा, आपकी आने वाली पीढ़ी का कल्याण होगा। अगर ये सोशल अवेकनिंग के कार्यक्रम आप जितने बड़े पैमाने पर करते हैं, उतने बड़े पैमाने पर इस आंदोलन को खड़ा करने में साथियों सफलता मिलेगी। नंबर 1 बात, संविधान का मतलब है, आप इसे संविधान जो हम किताब देख रहे हैं ना, ये किताब संविधान के 2 पार्ट ही मेन संविधान है, फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इसके बाद का जो हिस्सा है वो पूरा इन दोनों के क्रियान्वयन की बात करता है, किस ढंग से इनको इंप्लीमेंट होना चाहिए। नंबर 2 बात, नंबर 3 मैं आपको बस मेरे ख्याल से नया सेशन शुरू होने वाला है, बाद में डिस्कशन होगा तो बताऊंगा। आप इसे इस बात से समझिए कि जो हमने ये सब्जेक्ट रखा है संविधान के व्यवहारिक पहलू में क्रियान्वयन, इसके लिए इसकी जो प्रेम्बल में चीजें दी गई है और जो ये वैल्यूज है, ह्यूमन वैल्यूज है, वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। आप आज ये विचार कीजिए कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये जो स्वतंत्रता की बात हम प्रेम्बल में कही गई है, व्यवहार में कितनी है। इस देश की सरकारें जो बनी, उन्होंने इनको, यही तो मेन चीज थी ना जो करनी थी हमको, कि भारत के नागरिकों को ये स्वतंत्रता मिले। ये स्वतंत्रता कुछ हद तक मिली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं मिली, कुछ हद तक मिली है, लेकिन कोई भी सरकार आए उसके लिए रोड मैप तो यही है ना, संविधान है। अगर ये नहीं हो रही है, और अभी तो बिल्कुल ये कहा जा रहा है और लग रहा है, दिख रहा है कि वर्तमान जो मोदी सरकार है वो इस संविधान को उन्होंने बिल्कुल टोटली बाईपास कर दिया। कांग्रेस ने भी बाईपास किया था, कम्युनिस्टों ने भी बाईपास किया था, है? अभी अगर मैं संविधान के साथ साथ यहाँ के कम्युनिज्म की बात बताऊँ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन तो भारत में नहीं हुआ, आप तो जानते हैं ना, ताशकंद में हुआ। और कम्युनिज्म का जो बीज जिस तरीके के वातावरण में फलता और फूलता है, वो सारी कंडीशनें भारत में, वेस्ट बंगाल में मौजूद थी। यहाँ वो बीज आज वट वृक्ष बन जाना चाहिए था, लेकिन वो बीज कभी फला ही नहीं है। उसका कारण ये था कि कम्युनिज्म जिनके खिलाफ बगावत की बात करता है, ये बीज उन्हीं के द्वारा लाया गया है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कौन थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट? कोई बहुजन समाज के लोग थे या शोकांड प्रकाश के लोग थे, और वही इसके लाने वाले हैं। तो उन्होंने भारत में ये पूरे बीज बोने की बजाय ये बीज कहीं क्रांति खड़ी ना कर दे, उसके लिए वेस्ट बंगाल के बाहर वो मुश्किल ही गया, और यहाँ उन्होंने वो सिचुएशन पैदा होने नहीं दी कभी भी। आज कैसे वही लोग अक्सर शिफ्ट हुए, बीजेपी में सारे शिफ्ट हुए, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में, कोई मूवमेंट यहाँ पर खड़ा दिखता नहीं है। यहाँ अगर आबादी इतनी ज़्यादा है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की, अदर बैकवर्ड क्लास की, अगर इतनी ज़्यादा आबादी है, और ये कहा गया है कि चूंकि यहाँ बुद्धिस्ट लोग सबसे ज़्यादा रहते थे, तो जो बाबा साहब ने कहा है कि अनटचेबिलिटी
बुद्धिज्म और बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच के संघर्ष में जो लोग हारे वो लोग ही अनटचेबल्स बने। ये बात साबित होती है कि भाई यहाँ सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। तो मैं ये हमेशा ये कहता हूँ कि जो व्यवहार में भी और सरकार में भी जो लोग चुनकर जाते हैं, समाज आपका जैसा होगा वैसे ही लोग चुनकर जाएंगे। अगर समाज में ये वैल्यू जिंदा है, ये लोगों के जहन में ये वैल्यू जिंदा है कि हम भले ही बिहार से आए हों, हम भले ही झारखंड से आए हों, हम भले ही माइग्रेट करके वहां से यहाँ आए हों, हम भले ही कोई किसी भी कास्ट के शेड्यूल कास्ट में बहुत सारी जातियाँ होगी ना, लेकिन हम लोग सब बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम बुद्धा की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। अगर ये आपके जहन में है, हम सब में भाईचारा है, तो ये ताकत बन जाती है। लोगों को कास्ट की आइडेंटिटी जोड़कर नहीं रखती, लोगों को बहुत देर तक धर्म की आइडेंटिटी भी जोड़कर नहीं रखती। विचारधारा, और ऐसी विचारधारा जो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि इस देश में ऐसा समाज बने जहां गैर बराबरी ना हो। तो मुझे लगता है सारे लोग जो जातियों से परेशान है, कम या अधिक मात्रा में, उन लोगों को आकर कास्ट का कन्वर्जन क्लास में कैसे होता है ये बाप से स्कूल में ही समझ में आता है, और फिर इसको कैसे जमीन पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं ये तभी समझ में आता है। साथियों, अच्छे लोग अगर आप समाज को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे तो कल राजनेता भी अच्छे होंगे, कल टीचर भी अच्छे होंगे, जीवन के जिस भी क्षेत्र पर हम जाएंगे वो अच्छे ही होंगे। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आज अगर ये सरकार है, ये सरकार अगर संविधान के खिलाफ जाकर निर्णय ले रही है तो अपने आप खुद से चुनकर वो वहां नहीं बैठे हुए हैं। ये हमारे लोगों ने उनको कई साथ और सपोर्ट दिया है जिसकी वजह से वो वहां बैठे हुए हैं। वो इग्नोरेंस में अगर साथ और सपोर्ट दे रहे हैं तो वो इसलिए दे रहे हैं कि उनको यही पता नहीं है कि इसको साथ देने से हमारा फायदा होगा या नुकसान होगा। और अगर उनको लोगों को ये समझ आ जाए कि भाई इनको साथ देने से हमारा नुकसान है, भगवानों को मानने से एक दिल को सुकून और शांति मिल सकती है, लेकिन पेट की भूख तो शांत नहीं हो सकती ना। तो पेट की भूख तो कब शांत होगी जब नीतियां आप लोगों के फेवर में बनेगी। किसी भी समाज के उत्थान में, किसी भी समाज के उत्थान और पतन में राज्य की नीतियां बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। वो नीति आपके फेवर में तब तक नहीं बन सकती जबकि समाज में आपकी ताकत नहीं बनती। समाज में आपके नेता नहीं बनने चाहिए, समाज की ताकत बननी चाहिए। और वो ताकत अगर बनती है तो फिर ताकतवर लोग उधर जाते हैं, और वो ताकतवर लोग जब बात करेंगे तब आपका परिपूर्ण उद्धार संभव है। मुझे लगता है ये अधिवेशन का एक हम यही एक आज प्रण ले आज के इस अधिवेशन में कि जो 23 जिले हैं, इस बार हमने ये मूल्यांकन नहीं किया कि आप एक मोहल्ले से आए हैं, एक जिले से आए हैं, ये हम निर्धारण नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बंगाल की जो टीम है, जो बंगाल के राज्याध्यक्ष जी हैं, वो बिल्कुल डेटा आप लिखिए कि 23 जिले हैं, 23 जिलों में से किन किन जिलों में अभी हम अपनी यूनिटें खड़ी करने में की स्थिति में है। अगर हमारा एक भी आदमी है तो उसको लेकर लगाइए कार्यक्रम। जितने भी सोशल अवेयरनेस के हैं, फूले साहब की जयंती, बाबा साहब की जयंती, पेरियार साहब की जयंती, गुरुचंद ठाकुर जी की जयंती, हरिचंद ठाकुर जी की जयंती, ये लगाइए सबके सब कार्यक्रम। और 100% एक साल बाद पूरी देखिए कि मुझे लगता है अगर ईमानदारी से हम काम करेंगे तो हम 23 के 23 जिलों में अपनी यूनिट गठित करने का काम करेंगे। हो सकता है मैं नेक्स्ट ईयर फिर आप लोगों के बीच आऊँगा। साथियों, पूरे ध्यान से सुना। जय भीम, जय भारत।